ये जो सपना है यूपीएससी ड्रीम, ये ऑब्सेशन हमारे देश में इतना ज्यादा क्यों है? पूरा जीवन बदल जाता है जब आपकी नौकरी लगती है। सिविल सर्विसेज में देखिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आईएएस और आईपीएस की बनती नहीं। सत्य है, बिल्कुल नहीं बनती है। तो आईएएस के हाथ में सारा पावर है, सारी सत्ता है। आईपीएस वही एग्जाम से आते हैं, 2-4 नंबर से मिस हो जाते हैं तो उनको लगता है हम तो चूक गया चौहान। तो उनको रंजिश रहती है। यहाँ अखबार की सुर्खियां ये नहीं बनती कि मेयर ने क्या किया, सुर्खी ये बनती है कि आईएएस और मेयर के बीच में वो झगड़ा चला आ रहा है। मेयर क्या है? मेयर तो एक प्रेसिडेंट की तरह है, फीता काटता फिरे। सारा पावर तो आईएएस के हाथ में। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि मेयर के हाथ में पावर आए। वो चाहता है हर चीज में जयपुर से चलाऊं, पूरा राज्य में जयपुर से चलाऊं। भाई आईएएस में क्यों आए हैं लोग? सत्ता के लिए। क्योंकि एक दिन कल्चर, दूसरे दिन एग्रीकल्चर, तीसरे दिन फाइनेंस। पता चला आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप साहबियत करने आ गए। तो आपका दिल ही नहीं है ना, एटीट्यूड ही नहीं। आईपीएस में क्यों गए? भैया आईएएस नहीं मिला। उसके बाद इंटेलिजेंस में क्यों गए? भैया कार्डर हमारा मणिपुर था, त्रिपुरा था, लड़की को दिल्ली में पढ़ाना था संस्कृति स्कूल में, तो डेप्यूटेशन पे आ गए। एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मैं इस नौकरी में हूं क्योंकि दिल मेरा लगता है। तो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और अकाउंटेबिलिटी, द 3 A's आप सॉर्ट करें, तब जाके आपका देश ठीक चलेगा। फोर्थ वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी से आप विश्व गुरु नहीं बनेंगे और वर्ल्ड पावर नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जो है गच्चे में आ जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और स्वागत है आपका एक बार फिर से फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में। आज जो है हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि देश के एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं और उस वर्ग की बात करने वाले हैं जो वर्ग देश का भविष्य है, यानी युवा। और इस युवा का एक सपना है, वो सपना है यूपीएससी। आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, आईएफएस बनकर देश के लिए काम करना। लेकिन इस सपने के साथ, क्योंकि औसतन हर साल 10 लाख जो है बच्चे यूपीएससी देते हैं और 712 का उसमें से करीब सिलेक्शन होता है। ये नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हर साल होता है, तो कईयों के सपने टूटते हैं। तो इस विषय पर आज मैंने बात करने के लिए आमंत्रित किया है अतुल सिंह जी को। अतुल सिंह जी, इसको आप जानते हैं, फेयर ऑब्जर्वर के फाउंडर हैं। लेकिन जो एक और परिचय महत्वपूर्ण है और इस विषय पर क्यों बात करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि अतुल सिंह जी स्वयं आईपीएस रह चुके हैं। काम करने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से वहां सेवानिवृत्ति ली और उसके बाद दूसरी दुनिया में, एकेडमिक की दुनिया में आए और अभी फेयर ऑब्जर्वर के साथ काम कर रहे हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो सपना है यूपीएससी ड्रीम, ये ऑब्सेशन हमारे देश में इतना ज्यादा क्यों है? अगर एक तरफ हम बात करें तो हमारे देश में पैसे की बात होती है कि तनख्वाह ठीक हो। हम अभी सिर्फ तनख्वाह, प्रॉपर तनख्वाह की ही बात करेंगे। तो तनख्वाह की एक बात होती है, तो वैसी ही सैलरी तो प्रोफेसर की भी हो जाती है, वैसी ही सैलरी किसी भी ग्रेड ए ऑफिसर की हो जाती है। लेकिन यूपीएससी का इतना ऑब्सेशन है, एक कारण मुझे लगता है कि पावर जो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया, और मैं बिहार से आता हूँ, आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे कम से कम ये दो राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कि यूपीएससी के लिए जो ऑब्सेशन है, परिवार जमीन बेचकर, गिरवी रख के घर को, और उसके बाद कर्जा लेके बच्चे को 5 साल 6 साल दिल्ली में रखते हैं, मुखर्जी नगर में। वो बड़ी बुरी सी स्थिति में रहता है और सब कुछ खत्म होने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता, ना उनके पास नौकरी होती है, ना उनके पास दूसरा अटेम्प्ट होता है। तो इस ऑब्सेशन को जो आपने अपने हमारे इस पूरे क्षेत्र का वो देखा है, माइंडसेट, वो माइंडसेट ऐसा क्या है कि ऑब्सेशन है? पावर, पैसा, या कुछ और? देखिए पावर पैसा है और पूरा जीवन बदल जाता है जब आपकी नौकरी लगती है। सिविल सर्विसेज में देखिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। ठीक, वैसे तो आपकी शादी ही नहीं होगी। तो अब आप देखिए नृपेंद्र मिश्रा जो नामी गिरामी आईएएस अफसर हैं, जो कि सारे पद पे रह चुके हैं, उन्होंने अपनी दोनों बिटियां ब्याही आईएएस अफसरों से। हमारे एक आईएएस अफसर तो हमारा बैचमेट था, मेरे ख्याल से ऋत्विक रंजन पांडे उसका नाम है। तो अगर ऋत्विक रंजन पांडे आईएएस न हुए होते
तो नृपेंद्र मिश्रा के दामाद थोड़ी होते। हम्म। तो सिर्फ पावर और पैसा नहीं है, पावर तो है ही, और पैसा तो आप देख लीजिए, अब तो कितने केस हैं आईएएस अफसरों पे, करोड़ों 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 की कमाई है। क्या लोग कमाएंगे गोल्डमैन सैक्स में जो आईएएस कमाता है। मेरे हम्म। एक मित्र हैं जो कि ऑडिट सर्विस से हैं, और एक और मित्र हैं जो रिटायर्ड हैं आईएएस से, वो लिखना चालू करेंगे फेयर ऑब्जर्वर के लिए, पेन नेम उनका रहेगा बनारसी बाबू। तो वो बोल रहे थे, अतुल जो है आईएएस तो आज के दिन जो चोरी कर रहा है वो खुशी की चोरी है, कि आप डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर सरताज हैं तो आप जमीन बांटते फिरिए अपने दोस्तों को, बीवी को 4 प्लॉट दे दीजिए, बहनोई को दे दीजिए, साले को दे दीजिए, दामाद को दे दीजिए, कोई इंडस्ट्री वाला आया उसको एब्लाइज कर दीजिए। तो बोले कि ये सब जो हलवा पूड़ी मक्खन मलाई आईएएस खाता है, हर डिपार्टमेंट के ऊपर बैठा है। अब आप देखिए, गवर्नर बन जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, सीबीएसई का हेड कौन है? आईएएस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड कौन है? हम्म। आईएएस। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, उसका हेड कौन है? आईएएस। ठीक। बाकी देशों में इकोनॉमिस्ट होगा या कंपटीशन लॉयर होगा, हर चीज के ऊपर आईएएस है। तो पावर तो है ही है। तो अगर आप बड़े अच्छे फौजी अफसर बनते हैं और आपके ऊपर आप गांव जाते हैं अपने, और आपकी कोई दिक्कत होती है, और अगर आपके साथ जो है कोई थानेदार बदतमीजी करता है, तो आप सोचते हैं यार जी। मैं फौज में क्यों, मैं तो सिविल्स लिखा होता तो कोई ये दिक्कत ही नहीं होती। तो पावर है, पैसा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से पावर पैसे से भी ज्यादा प्रतिष्ठा। समाज उनको भगवान के रूप में देखता है, इस कारणवश जी। आईएएस का इतना फितूर है। तो एक, लेकिन आईएएस वाले में पावरफुल पोजीशन है इसमें, तो ये बात तो ठीक है। पूरा देश यही लेकिन चलाते हैं, नेता नहीं चलाते। तो यही चला रहे हैं देश बिल्कुल। आईएएस चलाते हैं, नेता तो मतलब जो है जिसे कहें कि ढपली बजाता घूमता है। हम्म। तो ये तो एक व्यवहारिक कारण समझ में आता है हमें कि क्यों हम इस नौकरी के लिए इतने लालायित हैं। लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं पहली बार, हम छोटे थे तो मानते थे आईएएस हमारा सिस्टम है, फिर पता चला कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस थे, और फिर हमें कई नाम मिलते हैं जो सिविल सर्विस में थे। तो सिस्टम ये अंग्रेजों ने बनाया, और अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें, चाहे उनके बनाए कोई भी सिस्टम थे, वो भारत के लिए नहीं बने थे। वो बने थे कि इस देश के ऊपर वो राज कर सकें। चाहे उन्होंने ट्रेन की लाइन बिछाई, हम आज उनका धन्यवाद उस चीज के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाई। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चेंज किया ताकि वो क्लर्क बना सकें। इसी तरह सिविल सर्विस जो है निश्चित तौर पे हमारे ही लोगों के ऊपर राज करने के लिए एक तरीके से उन्होंने बनाया। तो ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, इस सिस्टम को मेरी समझ में एज इट इज हम ढो रहे हैं। तो एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या मेरा ये सोचना ठीक है? और दूसरा, ये सिस्टम क्या रेलिवेंट है आज भी जो अंग्रेजों ने बनाया था उससे, अगर हम तुलना करें? तो देखिए, आपने जो सवाल इतना लंबा चौड़ा पूछा है, उसका तो बड़ा सीधा सटीक जवाब है साहब। हम्म। देखिए, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है? नहीं है। यूएस में है। यूएस भी तो पहले अंग्रेज ही राज करते थे, एंग्लो जी। सैक्सन है? नहीं है। यूएस में यूएस ट्रेजरी अलग रिक्रूट करती है, यूके में यूके ट्रेजरी अलग रिक्रूट करती है। तो अंग्रेजों ने 2 खाने बनाए, एक खाना मालिक के लिए, मालिक का खाना, एक खाना नौकर के लिए, नौकर का खाना। उस नौकर के खाने में उन्होंने बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सिर्फ इंडिया में नहीं, केनिया में केनिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। हर कॉलोनी में उन्होंने एक नौकरी बनाई जो एलीट थी, जो कि हम्म। सब कुछ चलाती थी। क्यों? क्योंकि नियंत्रण रहेगा तब। भाई, एक छोटी सी एलीट जी। कॉलोनी चलाएगी तो वो फिर हावी रहेगी। अच्छा, आईएएस पहले क्या था? इंडियन सिविल सर्विस थी। हम्म। इंडियन सिविल सर्विस का जो आदमी था, जो जिले को चलाता था, उसका नाम होता था कलेक्टर। काहे कलेक्टर? वो कर वसूलता था, टैक्स लेता था, लगान जो है कोड़े लगा के लेता था। उसका काम ही था जो है चूस लेने का भारत को। इसीलिए कलेक्टर नाम था, इसीलिए इतना बड़ा बंगला था। आज भी वही बंगला है, बंगला नहीं बदला अंग्रेजों के जमाने का। अच्छा,
और उन्होंने बनाए इंपीरियल पुलिस। उसमें खेलने कूदने वाला हट्टा कट्टा ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल, जिसको पब्लिक स्कूल कहते हैं, उसका लड़का आता था, रग्बी खेलता था, पोलो खेलता था, जाबाज होता था। जॉर्ज ऑरवेल भी उसी नौकरी में थे। ठीक। हम्म। तो वो जो है, वो अगर कोई बगावत होती तो गोली मार भेजे में ठाए ठाए, और बहुत दफे वो पुराना फौजी होता था। इंपीरियल पुलिस, इंपीरियल पुलिस बनी इंडियन पुलिस सर्विस। तो देखिए, आईएएस को समझिए दुर्योधन, और आईपीएस को समझिए दुशासन, जो करता है चीरहरण। तो ये सिस्टम नौकरों के लिए बनाया। आज के दिन आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। अगर आज के दिन आप नौकर का खाना खा के खुश हैं, तो ये आपके हीन भाव की निशानी है। हम्म। आपने दुर्योधन और दुशासन का नाम लिया, दोनों ने इकट्ठे करके काम किया, लेकिन देश में एक द्रौपदी देश है जिसका हो रहा है चीरहरण। देश द्रौपदी है। अभी कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं बचाने के लिए। हम कृष्ण की भी इसमें बात करेंगे कि कैसे कृष्ण प्रकट हो। लेकिन दुर्योधन शासन की तो दोस्ती थी हमारे देश में कि एक कॉमन, मैं चूंकि उस लाइन में नहीं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कहा जाता है कि आईएएस और आईपीएस की बनती नहीं। इसके पीछे देखिए, क्या सच है कि देखिए, नहीं? सत्य है, बिल्कुल नहीं बनती है। तो देखिए, आईपीएस की नौकरी में एसपी के बाद कुछ करने को नहीं है। हमारे जो जो हैं बैचमेट हैं आज के दिन, आईजी एडीजी, कुछ नहीं कर रहे हैं, घंटी हिलाते फिर रहे हैं। कोई योग कर रहा है, कोई जो है भैंस की तरह मोटा गया है, कोई जो है मैराथन भाग रहा है, मतलब जो कर्मठ है वो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, और जो अकर्मठ है उनको कुछ करने को ही नहीं है। तो हम्म। आईपीएस एसपी के बाद कुछ करने को नहीं होता है, और हर आदमी डीजी बन जाता है। एक डीजी वायरलेस भी है, एक डीजी फलनवा भी है, डीजी जो है शायद गाय भैंस घोड़ा बकरी का भी होगा। तो डीजियों की बारात है, करने को कुछ है नहीं, निठल्ले बैठे हैं। अच्छा, आईएएस जिसे कहते हैं कमांडिंग हाइट्स पे बैठा है देश की, एक हम्म। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। कम्युनिस्टों ने ये चीज जब सोवियत रूस में कब्जा जमाया तो उन्होंने कहा कमांडिंग हाइट्स तो स्टेट के पास होनी चाहिए इकोनॉमी की। अच्छा, आजादी के बाद हुआ ये कि आईएएस का पावर और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? हमने अपनाया सोशलिज्म। नेहरू हम्म। जो हैं, जवाहरलाल नेहरू गए थे सोवियत रूस, बड़े इंप्रेस होके आए, उनको लगा भैया यही है भविष्य। इंदिरा गांधी तो और इंप्रेस हुई, 1953 में गई। अफवाह तो ये भी है कि उनके चक्कर वक्कर चले थे केजीबी के एजेंट से। अब रान हम्म। जाने कितना सत्य हो, लेकिन बाप बेटी दोनों बड़े प्रभावित थे सोवियत रूस के सिस्टम से। और वही नहीं थे, अधिकांश कॉलोनी के नेता प्रभावित थे, क्योंकि बात तो समाजवाद की अच्छी है ना, कि सबको बराबरी, सबको जो है हम शिक्षा दें, सबको जो है हम जो है मौका दें। तो बात तो बुरी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आई कि आपने उसको लागू करने में जो है, आप ऊपर से हर चीज चलाते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी का हो जाता है टाइ टाइ फिस, और सोवियत रूस तो चल बसा। अच्छा, हम्म। भारत में क्या हुआ कि सोवियत रूस में तो इंजीनियर करते थे, चलाते थे इकोनॉमी। ठीक, भारत में क्या हुआ कि भाई उस समय आईएएस जो हैं आते थे सेंट स्टीवन से, तो उनके हाथ में सारी सत्ता हो गई कि इकोनॉमी भी आईएएस चलाने लगा। हम्म। ठीक। तो अब क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का भी सीईओ आईएएस बन गया। आप देखिए कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनका भी हेड्स आईएएस बन गया। भाई, देश जब एक हुआ था तो काम किसने किया था? काम किया था सरदार पटेल। उनके दाएं हाथ कौन थे? वीपी मेनन। वो तो आईएएस नहीं थे, आईसीएस नहीं थे। पहले हम्म। आजाद जब हुआ देश तो बहुत से सेक्रेटरी गैर आईसीएस थे। आजादी के बाद नेहरू चाचा के नेतृत्व में आईएएस के हाथ सब कुछ लग गया उस बंदर बांट में। तो एयर इंडिया टाटा से छीना सरकार ने, आईएएस के हाथ दे दिया, और आईएएस ने जो चीज चलाई भस्मासुर निकले।
जिस चीज के ऊपर हाथ रखा वो भस्म हो गया। आप देखिए एयर इंडिया तहस नहस कर दिया। आप राजस्थान बैठे हैं, सरस डेयरी देखिए, सरस हम्म। डेयरी आईएएस चलाता है। क्यों? मैंने तो बताया था ना पिछली दफे, मैं तो ऐसे जी। आईएएस अफसरों को जानता हूं जो कि गोबर की बू जो सूंघ के उल्टी करने लगते थे, और वो भी सीईओ थे, और वो तिकड़म लगाते थे कि कहीं और मिल जाए। इच्छा भी नहीं थी सरस चलाने की, हम्म। लेकिन तब भी सरस ये दूसरों के हाथ नहीं देते। ये उस कुत्ते की तरह हैं कि भले ही जो है ये खाएं न चारा, लेकिन गाय को भी नहीं खाने देंगे, गुर्राते रहेंगे। तो हम्म। अमूल किसने चलाया? कुरियन जी ने। अमूल देखिए कहां से कहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उनका दिल था दूध में, दही में, चीज में, मक्खन में। अमूल को उन्होंने चमका दिया। और अभी भी देखिए आईएएस का इतना प्रकोप है कि सरस का सीईओ, हम्म। सरस की एक सीईओ थी जो अमूल के सीईओ को 1 घंटे 2 घंटे बैठा दी। क्यों? क्योंकि मैं आईएएस हूं। और अमूल का सीईओ कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि हर आदमी को आईएएस का खौफ है कि ये तो मतलब दुर्योधन है, जो है हमारा जो है गला ही काट देगा। कल को कोई काम पड़ेगा तो बिल्कुल ही जो है सारे आईएएस हमारे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। तो आईएएस के हाथ में सारा पावर है, सारी सत्ता है। आईपीएस वही एग्जाम से आते हैं, 2-4 नंबर से मिस हो जाते हैं, तो उनको लगता है हम तो चूक गए, चूक गया चौहान। तो उनको रंजिश रहती है। देखिए कोई आईपीएस में, कोई तो नहीं कहना चाहिए, 2-4 आईपीएस को छोड़ के कोई आईपीएस आईपीएस नहीं बनना चाहता। सब आईएएस चाहते थे। और हम्म। आईपीएस की भी जो है दादागिरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस सब, जो है आईएएस तो बाकी सब खा गया। आईपीएस क्या है? वो सीबीआई भी चलाते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आईपीएस इंटेलिजेंस ब्यूरो भी चलाते हैं। आईपीएस आरएडब्ल्यू भी चलाते हैं। अब इंटेलिजेंस में आपको कानून तोड़ना है, जेम्स बॉन्ड गिरी करनी है, हरामीपंती करनी है, ठीक। इन्वेस्टिगेशन में आपको कानून आना चाहिए, अच्छी लिखाई होनी हम्म। चाहिए, अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए, कोर्ट में आपको कन्विक्शन सिक्योर करना है ना। बिल्कुल ही अलग किस्म का आदमी चाहिए या औरत चाहिए दोनों नौकरियों में, ठीक। हम्म। यूके में स्कॉटलैंड यार्ड और MI6, स्कॉटलैंड यार्ड करता है इन्वेस्टिगेशन, MI6 करता है इंटेलिजेंस, और MI5 करता है इंटरनल इंटेलिजेंस। उनके रिक्रूटमेंट अलग है। क्यों? हमारे यहाँ एक परीक्षा सारी नौकरियों के लिए। तो उस वजह से रंजिश सिर्फ आईएएस आईपीएस में नहीं है, रंजिश है आईएएस और रेवेन्यू सर्विस में, रंजिश है आईएएस और ऑडिट सर्विस में। अब आप सोचिए सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो आईएएस अफसर है, ऑडिट का अफसर नहीं। काहे? उसको ऑडिट कुछ नहीं आएगा, तब हम्म। भी वो सीएजी है, ठीक। रेवेन्यू सेक्रेटरी इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अफसर नहीं है, कौन है? आईएएस। अब मैं अपनी बैच बैच की बात करूंगा। मेरे बैच में था एक अफसर, आनंद विजय झा। हम्म। मैथिल ब्राह्मण था आपकी तरह, हम्म। और दिमाग बड़ा तेज, इतना तेज कि कील डालो और निकालो तो स्क्रू निकलेगा। बिल्कुल छटा हुआ, तेज तर्रार, कर्मठ और ईमानदार। हम्म। वो रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस में था। मैं कहूंगा कि वो हमारे बैच के टॉप 5 में था। आईपीएस लोगों को पानी पिला दे, और पिला रहा है। आज के दिन वो ब्लैकस्टोन में है। उसने जो है कंपटीशन कमीशन में डेप्यूटेशन लेके काम किया, स्टडी लीव लेके वो गया डरहम, वहां पे उसने लिखा अपनी थीसिस। उसके बाद वो जो है गया वॉलमार्ट, और अब ब्लैकस्टोन जो कि प्राइवेट इक्विटी में है, वहां जो है उनका पब्लिक पॉलिसी देख रहा है। अब बताइए भारत के लिए ये तो एक तरह से आप कहिए आपका लॉस है कि तेज दिमाग वाला टैलेंट आप रिटेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भाई वो आरपीएफ में था, तो आरपीएफ में था तो भले ही वो मैथिल ब्राह्मण रहा हो जात का, लेकिन हमारे सिविल सर्विसेज की जात में वो कह लीजिए नीची जात का निकला। तो वो हम्म। आरपीएफ का डीजी ही नहीं बन सकता था, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड ही नहीं बन सकता था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड तो आईएएस ही बनेगा। आरपीएफ का हेड जो है आईपीएस है, बीएसएफ का हेड आईपीएस है। क्या नौटंकी है। तो हाँ। आनंद विजय झा की मैं दुहाई हमेशा देता हूं, इस कारणवश देता हूं
क्योंकि बहुत से अच्छे लोग बहुत सी नौकरियों में हैं, टैलेंट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम एक परीक्षा जो आपने 25, 26, 27, 28 पे क्लियर की, उसके अनुसार आजीवन आपको दर्जा दे देते हैं। उसके बाद आप काम करें न करें, चोरी करें, डकैती करें, आप कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो जो आईएएस ऊपर बैठा है, आईपीएस ऊपर बैठा है, नेशनल सिक्योरिटी के, और आईएएस बैठा है सब चीजों पे, ये तो दादागिरी है, गुंडागर्दी है, माफियापंथी है, और क्या है। तो अभी हम ये बात कर रहे थे, इसी बीच में राजस्थान कांग्रेस की सूची आ गई है, और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव हम्म। निरंजन आर, इनको कांग्रेस से टिकट मिल गया है। तो आपने जो कहा कि पहले यहाँ से डेपुटेशन, डेपुटेशन के बाद रिटायर होने के बाद राजनीति, तो कुल मिलाकर जो है रास्ता, मुझे लगता है कि एक कारण ये भी हमारे युवाओं को लगता है कि रिटायर हो जाएंगे तो फिर विधायक बन जाएंगे या मंत्री मंत्री हम कुछ बन जाएंगे। हाँ, देखिए, अश्विनी वैष्णव तो मेरा क्लास फेलो था वॉटन में, जी। मंत्री है, 3 3 मंत्रालय यार चला रहा है। अब मेरा मानना यह है कि 2 ज्यादा हैं, 3 हाँ। एक ही चलाना चाहिए। एक जी। आदमी 3 कैसे चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नेता लोग जो हैं भी आईएएस पे क्यों जो हैं हम्म। निर्भर हैं, क्योंकि भाई आईएएस को पता है अंदर का सिस्टम, फाइल कैसे घुमानी है। अच्छा, दूसरा कि एक ही, जैसे अंग्रेज कंट्रोल करते थे देश को, वैसे ही नेता कंट्रोल कर लेता है। सारे राज्य एक मुख्यमंत्री चलाता है, 2 3 आईएएस उसके चारों ओर होते हैं जो कि चलाते हैं, हाँ। और एक डीजी, बस। बाकी सब लोग बाजा बजाते घूमते हैं, ढपली बजाते घूमते हैं। आज के दिन एमएलए की कोई औकात नहीं, हम्म। आज के दिन एमपी की कोई औकात नहीं है, आज के दिन मंत्री की कोई औकात नहीं है, ना स्टेट में ना सेंटर में। क्योंकि आज के दिन कहां वाद विवाद होते हैं, पार्लियामेंट में नौटंकी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में तो पूछिए मत। तो हो हम्म। क्या गया है सारा खेल कि मुख्यमंत्री अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ पूरा राज्य चला रहा है। ठीक, हम्म। चलाना असंभव है। मेरा तो मानना यह है कि जैसे इलेक्टेड मेयर है यूके में, कि मैनचेस्टर, ग्रेटर मैनचेस्टर का मेयर है या मिडलैंड्स का मेयर है, एंडी, दोनों हैं, दोनों का नाम एंडी है। आप मेयर इलेक्ट करें और मेयर चलाएं। भाई जयपुर का हम्म। अपना मेयर हो, जयपुर को आईएएस की क्या जरूरत है। अगर वो मेयर खराब है 5 साल बाद निकाल दीजिए, अगर वो मेयर अच्छा है उसको रीइलेक्ट करिए। मेरा तो ये भी विचार है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है। लोग अचंभित हो यहाँ जाते हैं पर जब मैं कहता हूं। जयपुर मेयर की हमने स्पेशली बात की, तो ये पिछले 2 3 मेयर्स के साथ ये समस्या आई है कि आईएएस उनकी सुन ही नहीं रहे। यहाँ अखबार की सुर्खियां ये नहीं बनती कि मेयर ने क्या किया, सुर्खी ये बनती है कि आईएएस और मेयर के बीच में वो झगड़ा चला आ रहा है, दोनों एक देखिए, दूसरे की बात नहीं कर रहे, आरोप लगाते हैं, सुनते नहीं। मेयर के हाथ में कोई पावर तो है नहीं भारत में। हम्म। ठीक है, सारे कानून क्या हैं, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। मैं देखिए लॉर्ड मैकॉले का लेके बैठा हूँ एजुकेशन मिनट, देखिए कितना कितना हम्म। मैं जो है उसको लाल पीला किया हूं कितने सालों से। लॉर्ड मैकॉले का इंडियन पीनल कोड है 1860 का, बदला। हम्म। पुलिस एक्ट है 1861 का, बदला। तो अंग्रेजों की ये नाजायज औलाद हैं आईएएस और आईपीएस। और हो क्या गया है कि सत्ता उन्हीं के हाथ में है, कानून हमने नहीं बदले हैं। और ग्रास रूट्स पे तो असली डेमोक्रेसी नहीं है। मेयर क्या है, मेयर तो एक प्रेसिडेंट की तरह है, फीता हम्म। काटता फिरे। सारा पावर तो आईएएस के हाथ में। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहता हम्म। कि मेयर के हाथ में पावर आए। वो चाहता है हर चीज में जयपुर से चलाऊं, पूरा राज्य में जयपुर से चलाऊं। यही हालत जो है उड़ीसा में है, यही हालत यूपी में है। तो सिस्टम हमारा पूरा ही कॉलोनियल है। और अब एक ही परीक्षा से सारी नौकरियां हम लेते हैं, तो उसमें क्या हाँ। होता है कि जो लड़का बोल नहीं पाता या जो लड़की बोल नहीं पाती वो इंडियन फॉरेन सर्विस में है, जिससे दौड़ा नहीं जाता वो इंडियन पुलिस सर्विस में है, और जिसको गणित से भय है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है। फिर आप बोलते हैं भैया देश क्यों नहीं ठीक चल रहा है, कैसे चलेगा? बाकी सब जगह तो डोमेन नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो चीज जो काम कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। हमारे हम्म। यहाँ क्या है,
ये नौकरी है साहब लोगों के लिए, ये सब साहब लोग हैं। गोरा साहब चला गया, भूरा साहब आ गया, उसी बंगले में रहता है, उसी क्लब में जाता है, उसी तरह वो अपने बच्चों को जो है आज के दिन जो है संस्कृति स्कूल में भेजता है या ब्रिटिश स्कूल में भी भेज दे, क्या भरोसा। सबके बच्चे आते हैं पढ़ने विदेश। हार्वर्ड को तो पता है, सीआईए को पता है कि इनके बच्चों को एडमिशन दे देंगे। मुझे एक डीजी साहब मिले थे, डीजी साहब की बिटिया मिली थी जो है एक दफे, पता चला अंडरग्रेड भी हार्वर्ड से और एमबीए भी हार्वर्ड से। इतनी कोई तेज तो लगी नहीं, तो मुझे ये समझ में आ गया कि शायद कृपा रही हो सीआईए की, इनके बच्चों को जो है एडमिट कर दो। मेरा तो जो है एक मित्र है जो कि दारू पी के यही बोलता है कि तुम्हारे यहाँ ईमानदार अफसर भी धृतराष्ट्र है। अगर उनके बच्चों को हम हार्वर्ड में जो है एडमिशन दे दें और एक ग्रीन कार्ड फेंक दें तो नाचने लगता है। तो ये पूरी जो सर्विस है, ये पूरी क्या है कि अंग्रेज चले गए, अपने जो है नाजायज औलादों को छोड़ गए, और इनके बच्चे वही अंग्रेजी स्कूल, वही संस्कृति, वही फिर विदेश भागते हैं। हम भी विदेश आए, लेकिन हम लड़ झगड़ के आए, स्कॉलरशिप पे आए। लेकिन इन लोगों के लिए तो हलवा पूड़ी मक्खन मलाई बाबूजी तैयार कर देते हैं ना, बाबूजी या माताजी। बिल्कुल। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण से बात की कि एक्सपर्टीज की। अ, जब मैं उस समय जब एमए कर रहा था और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, चाहे इकोनॉमिक्स से करें, पॉलिटिकल साइंस से करें, तो विषय अलग चुन रहे हैं। साइंस का विद्यार्थी जो है वो आर्ट्स का कोई विषय ले रहा है कि सब मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो केमिस्ट्री का विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एड लेके यूपीएससी देता है। अब उसकी एक्सपर्टीज कुछ और है। लिटरेचर का पढ़ा हुआ आदमी फाइनेंस सेक्रेटरी बन रहा है, और जो है केमिस्ट्री वाला वो एनिमल हस्बेंड्री में चला गया। और आपने इस मुद्दे को पहले भी, अभी जब हम बात कर रहे थे, आपने उठाया कि इनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अभी क्या ये कहना सेफ है कि इस सिस्टम को हटाकर और हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट एग्जाम किया जाए, या कोई और ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से कि ये कहा जाए कि अच्छे अधिकारी निकल के आए जिनको कि हम सही डिपार्टमेंट में डाल सकें? तो नवीन, मुझे आपत्ति है, आपने शब्द जो प्रयोग किया अधिकारी, आपने वही जो है कलोनियल शब्द प्रयोग किया। अधिकार ये उन्हीं के पास है, नहीं नहीं अधिकारी नहीं, हो। नहीं नहीं, मेरा मानना यह है कि इनका नाम होना चाहिए कर्तव्यकारी। अधिकारी क्या है? प्रजातंत्र है आज के दिन। टैक्स आप दे रहे हैं, टैक्स मैं दे रहा हूं, टैक्स मेरे माता पिता दे रहे हैं, टैक्स बैंगलोर का सॉफ्टवेयर डेवलपर दे रहा है, टैक्स आनंद देश पांडे जैसे एंटरप्रेन्योर दे रहे हैं जिन्होंने जो है मेहनत पसीने खून पसीने से जो है बड़ी बड़ी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम बनाया। देश चल रहा है जो है, लोग क्योंकि मर खप के काम कर रहे हैं और फिर टैक्स देते हैं। तो अधिकारी क्या है? कर्तव्यकारी हैं। क्या हर जगह अधिकारी लिखा है? मात्र अधिकार है इनके, कर्तव्य कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा ये नौकर हैं, सरकारी नौकर, बार बार कहूंगा। इससे जो है संजीव चोपड़ा जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो कि आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो थोड़े नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं नौकर नहीं बोला कर, पर नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं सरकारी नौकर, वो कर्तव्यकारी बोलूंगा मैं। जोड़ देते हैं नौकरशाह, अखबार ठीक है, उसको नौकरशाह बना देते हैं यहाँ पर भी। हाँ। नहीं सीधी बात यह है, तो बिल्कुल अलग एंट्रेंस होने चाहिए। देखिए आज के दिन क्या है, आता नहीं है काज, करना चाहते हैं राज। नृपेंद्र मिश्रा ने तथाकथित, मेरे एक मित्र ने बताया कि नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, जो कि नामी गिरामी आईएएस हैं, उनसे कोई मिलने गया तो बोला कि भाई ये आईएएस अफसर है, काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला, और मैंने लिखा हुआ है, मैं काफी मेहनत और शिद्दत से आपके इंटरव्यू के लिए तैयारी करता हूं, तो उन्होंने कहा कि आईएएस का काम काम करना नहीं है, आईएएस का काम काम कराना है। ये मानसिकता गड़बड़ है, माफ करिएगा। बहुत बड़े अफसर हैं वो, बहुत अच्छा उनका करियर रहा है, लेकिन मैं पूर्णतः असहमत हूं इस मानसिकता से। ये साहबगिरी जो है, इसका समय आ गया है कि इसको दिया सलाई लेके जो है हम मणिकर्णिका घाट पे फूंक के गंगा में समाहित कर दें, ठीक है, बहा दें। तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, निखिल कुमार। निखिल कुमार आईपीएस थे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे।
अचानक एनएसजी के हेड बन गए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कुछ इंसिडेंट हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स न कभी वो कमांडोगिरी किए, न बड़े फिट थे, न उनको ऑपरेशंस पता। भाई एनएसजी का हेड तो फौजी होना चाहिए ना। आईटीबीपी में आईपीएस अफसर दिखेंगे आपको जो है भागा आता नहीं है, मुंह से झाग आएगा। कुछ अच्छे हैं, जैसे अकुन सभरवाल है, मेरा एक जूनियर है, बड़ा शानदार आउटडोर्स में अच्छा है, ठीक है। बहुत से लोग अच्छे हैं, काम में भी अच्छे हैं। मेरा एक सीनियर है मधुप तिवारी, वो बड़ा तेज दिमाग है, दिल्ली पुलिस में वैसा आदमी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए। अगर आप मधुप को उठा के, वो तो इंजीनियर है, अगर आप मधुप को उठा के डाल दें कमांडो में तो बेवकूफी है, क्योंकि उसको काम ही नहीं पता होगा, उसका दिलचस्पी नहीं है, तो महीन दिमाग वाला आदमी है ना। तो सीधी बात मैं कह रहा हूं कि जो है स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स हम डालते हैं, तो 3 चीजें इसेंशियल हैं: एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी। मैं दोबारा बोलूंगा, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और अकाउंटेबिलिटी। अगर आप वेट लिफ्टर से बोलें बेटा तू स्विमिंग कर, और स्विमर से बोलें जो कि 6.5 फुट का है कि बेटा तू जिम्नास्टिक्स कर, जिसमें कद छोटा होना चाहिए, और जिम्नास्ट से बोलें कि बेटा जाके तू वेट लिफ्टिंग कर, और फिर बोलें देश को मेडल नहीं मिल रहे, भाई क्या दिक्कत है? भैया कैसे मिलेंगे? 6.5 फुट के स्विमर से जिम्नास्टिक्स करा रहे हो, उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है, उसका शरीर उस लायक नहीं है, उसका दिमाग उस दिशा में नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि एप्टीट्यूड के हिसाब से लीजिए। इंटेलिजेंस में किसको लेना चाहिए? जो कि भाषाएं बोल सके, जो कि घुल मिल सके लोगों से, जो कि एनालिसिस कर सके, अगर फॉरेन इंटेलिजेंस है, हिस्ट्री समझ में आए, कल्चर समझ में आए, ठीक है। जिसकी अरेंज मैरिज ना हो, जो अपनी जात में शादी ना करे, क्योंकि जो अपनी जात के बाहर कुछ नहीं जानता वो देश नहीं जानता है, विदेश क्या जानेगा। मतलब एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ठीक है आप मैथिल ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी मैथिल ब्राह्मण है, नहीं बाबूजी आप कुछ और काम कर लीजिए, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। वो है ना पिक्चर में, तुमसे ना हो सकेगा, नहीं हो पाएगा ये। क्या शायद वो आदमी गणित में अच्छा, उससे आप जो है ऑडिट में भेज दीजिए उसको, या रेवेन्यू में भेज दीजिए, भाई वहां तो घुलना मिलना नहीं है ना। तो अब डिप्लोमेसी में आप देखिए, डिप्लोमेसी यहाँ मजाक है। इंडियन एम्बेसी क्यों मजाक है? पूरी एम्बेसी में 2-4 लोग हैं जो ठीक से लिख पाते हैं। एक कार्तिक अय्यर है जो ठीक ठाक लिखता है, अच्छा लड़का है, एक आध और होंगे, ठीक। अधिकांश तो ऐसे नामकूल हैं कि अंग्रेजी नहीं लिख पाते ठीक से, हिंदी नहीं लिख पाते, कोई भाषा नहीं लिख पाते, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के बाहर ही नहीं जाते। भैया आप यहाँ, आपको टैक्स पेयर ने गाड़ी दी है, बंगला दिया है, आपको जो है बच्चों की स्कूल की फीस भारत सरकार भर रही है, काहे? इसलिए ना कि आप जाएं और अमेरिका में भारत की प्रतिष्ठा और अमेरिका में रिश्ते बनाएं। लेकिन आप यहाँ देखिए आईएफएस अफसर क्या करते हैं, टूर गाइड हैं, नेता आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, बाराती चलती रहती है, यही होता है। एम्बेसी एक अच्छा इवेंट नहीं कर पाती है जिसमें बाकी कल्चर के लोग आए। मजाक है, बल्कि यहाँ कांग्रेस वगैरह में मेरे रिपब्लिकन दोस्त, डेमोक्रेट दोस्त, बाकी देशों के दोस्त यही बोलते हैं, यार तुम्हारी इतनी बड़ी एम्बेसी ये करती क्या है यार, हम तो मिले भी नहीं किसी से। तो किसी ने पूछा, मेरा एक मित्र है क्रिस्टोफर, की हैव यू बीन टू एनी इंडियन एम्बेसी इवेंट्स? तो उसका जवाब था, डू दे ऑर्गेनाइज इवेंट्स? तो ये क्यों है? क्योंकि एप्टीट्यूड ही नहीं है लोगों का। तो पहली चीज सही एप्टीट्यूड, तो अलग टेस्ट लीजिए, जैसे MI6 और स्कॉटलैंड यार्ड का रिक्रूटमेंट अलग है। ट्रेजरी, और ये मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन की ट्रेजरी और फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, या आप शायद उसको फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस कहते हैं, उनका रिक्रूटमेंट अलग है। 15-15 राउंड होते हैं, तो बड़ा ठोक बजा के लेते हैं। एक एग्जाम नहीं कि घिसे आ रहे हो, रटो उगलो, जाओ यूपीएससी के लिए बैठ जाओ बेर सराय में और रटते जाओ उगलते जाओ, वो नहीं है। तो वो बदल लें, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, फिर
एटीट्यूड क्या है, MI6 में वो जाता है जो बचपन से इंटेलिजेंस में जाना चाहता है। अभी क्या है, सब चाहते हैं IAS। जब IAS नहीं मिलता है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। IAS नहीं मिला, आपको नीचे की कोई नौकरी मिल गई तो आप जो हैं, अब आप जिंदगी फिर भी ठीक है भाई, आपको पे अच्छी मिलेगी, IPS में है या रेवेन्यू में है, लेकिन आपका काम में दिलचस्पी नहीं है, दिल ही नहीं है आपका उस काम में, तो आप काम कहाँ से अच्छा कर लेंगे? मैं नहीं कह रहा कि एलाइड सर्विसेज में अच्छे लोग नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं। देखें, मेरे एक मित्र हैं संजय प्रसाद हैं, बड़े अच्छे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बड़े मेहनती हैं, बड़े कर्मठ हैं, IAS अफसरों से 100 गुना बेहतर हैं, अधिकांश IAS अफसरों से। तो ऑडिट में लोग हैं बड़े कर्मठ, पुलिस में लोग हैं बड़े कर्मठ। तो पर वो क्या है कि वो अंदर से निकल के आ रहा है, सिस्टम में जो है अच्छे लोग नहीं हैं। अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में बड़े सीनियर सेक्रेटरी साहब ने मुझे बोला, हमारे पास एक बंदा है रेवेन्यू सर्विस का जो कि सारे काम कर रहा है, अगर PMO से कोई क्वेश्चन आता है तो वही करता है, अगर कुछ पॉलिसी मेजर है वही करता है, और बाकी लोगों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। और उसका एक कारण ये भी है कि वो बाद में जाएंगे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, नीचे सब वही बैठे हैं और उनका काम है फोटो कॉपिंग 15 साल, और फिर वही नोट बनाते हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह को कुछ पता ही नहीं होता है तो चिड़िया बैठाते रहते हैं। तो IAS करते क्या है, सब लोग चिड़िया बैठाते रहते हैं, तो अलग चीज है। लेकिन एप्टीट्यूड के साथ एटीट्यूड भी चाहिए कि मैं भाई IAS में क्यों आए हैं लोग? सत्ता के लिए, क्योंकि एक दिन कल्चर, दूसरे दिन एग्रीकल्चर, तीसरे दिन फाइनेंस, पता चला आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप साहबियत करने आ गए, तो आपका दिल ही नहीं है ना, एटीट्यूड ही नहीं है। IPS में क्यों गए भैया, IAS नहीं मिला। उसके बाद इंटेलिजेंस में क्यों गए भैया, कार्डर हमारा मणिपुर था, त्रिपुरा था, लड़की को दिल्ली में पढ़ाना था संस्कृति स्कूल में, तो डेप्यूटेशन पे आ गए। एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मैं इस नौकरी में हूं क्योंकि दिल मेरा लगता है। दिल क्या बोलता है बाबू, वो काम करना चाहिए। तो आपको अलग नौकरियों के लिए फिर अलग करना ही होगा, और उस तरह की पर्सनालिटी और उनको प्रतिष्ठा भी देनी होगी। भाई लोग IRS में क्यों जाएंगे, रेवेन्यू सर्विस में अगर रेवेन्यू सेक्रेटरी बैठा है, IAS है वो। ऑडिट में क्यों जाएंगे जब IAS ऊपर बैठा है? तब जाएंगे जब प्रोफेशनल हो ना, कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, आप टॉप तक जाएंगे। तो बात तीसरी चीज आपने, तीसरी चीज अकाउंटेबिलिटी, बस 1 मिनट लूंगा। अकाउंटेबिलिटी हो कि अगर आप IAS हैं, अगर आप जो हैं नोएडा अथॉरिटी में है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, करोड़ों 50,000 करोड़ का स्कैम है शायद, देखना होगा रिपोर्ट। जयंत सिन्हा प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल थे यूपी के, उनकी रिपोर्ट है, ऑनलाइन है, भारत सरकार के पोर्टल पे है, जाके देख लीजिए। ठीक, हजारों करोड़ का स्कैम होता है, और सबको पता है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी लूट मचाई हुई थी, अति। ठीक, रिपोर्ट दी, योगी कहने को ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, होंगे, लेकिन एक एक्शन नहीं लिया है किसी IAS अफसर के खिलाफ। 2-4 नीचे वाले फॉरेस्ट वालों को निपटा दिया गया। काहे? रिपोर्ट आपके पास है, ऑडिट रिपोर्ट है, एविडेंस है, उसमें सैटेलाइट इमेजरी है, देख लीजिए, इतनी मोटी रिपोर्ट है, मेरे घर रखी है, मेरे पिताजी मेरी माताजी दोनों पढ़ चुके हैं। तो भाई क्यों? क्योंकि भाई मुख्यमंत्री को बोल दिया होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, नहीं नहीं सर IAS के खिलाफ एक्शन नहीं लीजिए, माफियापंती है ये। तो अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? 2 चीज, इंसेंटिव, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड करिए। अभी क्या है, जो काम नहीं करता है वही ऊपर आता है, क्योंकि हमारे क्या है, यहाँ क्या है, 0 एरर सिंड्रोम। अगर आपने काम किया, गलती की, लटका देंगे। ठीक, और दूसरा है पेनल्टी, अगर आपने गलत काम किया। हमारे यहाँ क्या है ना कि काम करने के लिए लटकाते हैं, गलत काम के लिए नहीं। अगर आपने जम के पैसा कमाया, वो ये ना, डिमेलो, जाने भी दो यारों,
याद होगा आपको पिक्चर हमारे बिल्कुल। छुटपन में बनी थी, स्विट्जरलैंड का केक खाए, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो अगर आप थोड़ा खाते हैं थोड़ा फेंकते हैं कि आपने खुद पैसा बनाया, मुख्यमंत्री को पहुंचाया, बाकी लोगों को पहुंचाया, सब खुश, तो साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, कोई एक्शन ही नहीं। तो आपको क्या चाहिए? आपको इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे, आपको प्रोसिक्यूशन चाहिए जो कि कोर्ट में जाए, अच्छा वकील हो, धमाके से जो है केस पुट करे, और आपको चाहिए कन्विक्शन। लॉ के तीन है। मैं इंग्लैंड में वकालत किया हूं ना, भारत में नहीं किया हूं, तो मैं तो इसी तरह इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और उसके बाद कन्विक्शन, और जेल में ठोकिए। मैं बता रहा हूं 25-30% आईएएस आईपीएस बाकी नौकरियों के 25-30% को आप जेल में ठोक दीजिए, पेंशन ले लीजिए, सुधर आएंगे। तो इंसेंटिव दीजिए, जो काम कर रहा है उसको फास्ट ट्रैक करिए, प्रमोट करिए, जैसे सिंगापुर करता है। मेरी बैचमेट सारा मोन्रो आज के दिन परमानेंट सेक्रेटरी है ब्रिटेन में। ठीक, उसकी उम्र कितनी होगी? 45। क्यों है? क्योंकि हाई परफॉर्मर है भाई। सारा मुनरो टॉप फर्स्ट लाई थी हमारे साल पीपी में। हम तो सारे डिबेट हार गए थे सारा मुनरो से। सारा मम्बी है, अब शादी हो गई है। एक डिबेट में नहीं जीता था, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझसे तेज थी यार, मुझसे गणित भी अच्छी थी, मेरे से अच्छी वक्ता भी थी, ठीक है, परमानेंट सेक्रेटरी है, ब्रिटेन के लिए अच्छा है। तो मैं नहीं कह रहा ब्रिटेन का हाल बड़ा अच्छा है, ब्रिटेन में राजनीतिक दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम उनकी सिविल सर्विसेज फर्स्ट वर्ल्ड है। एक कॉन्सुल जनरल यहाँ पे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़े नाराज हो जाएंगे, बहुत अच्छे आईएफ इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर हैं, मंगोलिया रहे हैं, बोले कि हमारी ब्यूरोक्रेसी थर्ड वर्ल्ड नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी फोर्थ वर्ल्ड है। मंगोलिया के मिनिस्ट्रीज में मुझे ज्यादा नॉलेजेबल लोग मिले हैं अपनी मिनिस्ट्रीज से। तो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और अकाउंटेबिलिटी, द थ्री एज आप सॉर्ट करें, तब जाके आपका देश ठीक चलेगा। फोर्थ वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी से आप विश्व गुरु नहीं बनेंगे और वर्ल्ड पावर नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जो है गच्चे में आ जाएगी। आप जो नोएडा स्कैम की बात कर रहे थे, मुझे सारा तो नहीं लेकिन एक छोटा सा मिला है। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2005 से 2018 में 14,000 करोड़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में 25,000 करोड़, और इसके अलावा इन एलिजिबल कंपनीज और ऐसा बहुत कुछ है। तो नोएडा में जिन लोगों के घर रुके हुए थे, आप समझ रहे हैं कि आपके घर पैसा देने के बाद किन की वजह से रुके हैं। लेकिन अब प्रमुख सवाल, लेकिन यहाँ कोई एक्शन अधिकारी नहीं हुआ है, एक आईएएस अफसर जेल नहीं गया है। और तो इन अधिकारियों के साथ यहाँ पर राजनेता भी शामिल है, क्योंकि इन अधिकारियों बिल्कुल पर बिल्कुल, ताकत। क्योंकि तो आपने सही मेरा बात की। सवाल यही आ रहा है कि ये जो राजनेता है, ये राजनेता क्या इस सिस्टम को नहीं समझ रहे कि ये सिस्टम चेंज हो, अगर डिपार्टमेंट्स को काम करवाना है, ये राजनेता भी तो इसी सिस्टम को लेके आ रहे हैं। एंड में परीक्षा चेंज करना उनके हाथ में है। आपकी हमारी डिबेट से एक आईएएस के हाथ में भी ये नहीं है अंत में। नहीं तो नहीं, आईएएस के राजनेता हाथ में नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, तो ये दो चीजें राजनेता हैं। क्यों नहीं करना चाहते? एक तो हाँ। शिक्षित नहीं है राजनेता, तो उनको समझ में नहीं आता है। हम्म। ठीक। दूसरा, हम लोग गुलाम रहे हैं बहुत दिन, सामंतवादी भी रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ राजनेता से भी नीचे आता है वोटर, आपका नागरिक। हम्म। हमारे यहाँ नागरिक ये नहीं सोचता है कि सिस्टम बदले, वो सोचता है सिस्टम में आगे कैसे बढ़े। क्यों? क्योंकि वी हैव लॉस्ट कल्चरल कॉन्फिडेंस इन ब्रेवरी। गुलामी 800 साल की रही है। तुर्क आए, उन्होंने फारसी कर दी जबान। ठीक, सारे आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड, सारे जमीन के दस्तावेज फारसी में। उसके बाद पश्तूनों ने राज किया, शेरशाह सूरी ने बनाई ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद मुगलों ने राज किया। लेकिन आप ध्यान रखिए, फारसी थी जबान, इसीलिए खुदा हाफिज हम लोग बोलते हैं। ये तो अल्लाह हाफिज नई नई जो है बीमारी आई है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो आपका सिस्टम आपने तो बनाया नहीं 1192 के बाद। फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया आई। तो 1860 में क्यों बना इंडियन पीनल कोड, जो कि आईपीएस का काम क्या है? 1860 को लागू करना है ना, यही तो काम है। मैं तो कहता हूं गांधी मर गए, मैकॉले जिंदा है। मैकॉले ने लिखा था इंडियन पीनल कोड, वो तो बल्ले बल्ले है। आप थाने में घुसते हो तो दफा जो भी 420 है, मैकॉले लिख के गया।
आप मैकॉले के बनाए हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नाच रहे हो। आपने अपना नहीं लिखा कानून आज तक। तो मैं हमेशा कहता हूं, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो आप हमारे सारे जो हैं फ्रीडम फाइटर वकील थे, बहुत से अच्छा पढ़े लिखे थे, लेकिन कभी उन्होंने शासन नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि यार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला जो है विश्व का। लेकिन उन्होंने किया क्या कि बॉडी तो गाड़ी की है, फेरारी की, और इंजन अंदर खटारा है एम्बेसडर का। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं बदला, क्योंकि अभी शासन ही नहीं किया था। तो नेताओं, नागरिक में ही ये कॉन्फिडेंस नहीं। यूपी बिहार का आदमी ये नहीं बोलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं चल रहा है, ये नहीं पूछता सिस्टम में क्या गड़बड़ है। वो कहता है हम अपने बच्चे को पैसा बचा के प्राइवेट स्कूल भेज देंगे। तो दिक्कत नेता की नहीं है, दिक्कत गुलामी की है, मानसिक गुलामी की है। हर आदमी चाहता है कि उस सिस्टम में वो साहब बन जाए, अपनी जमीन गिरवी रख दे, अपना लड़का किसी तरह साहब हो जाए। वो ये नहीं सोचता है कि मैं अगर थाने जाऊं तो मुझे पैसा क्यों देना पड़ रहा है, एफआईआर दर्ज कराना तो मेरा हक है, मैं नागरिक हूं। तो वो नेता को न दोष दीजिए। सबसे बड़ा दोष है हमारी मानसिकता का, गुलाम मानसिकता का, कॉलोनियल माइंडसेट का। क्योंकि 800 साल की गुलामी खून में, नस नस में बसी हुई है हम लोगों के। और अब मैं आता हूं नेता। नेता क्यों नहीं सोचता है? देखिए, अगर सारे नेता ग्रास रूट्स के आंदोलन करने लगे, हर पार्टी के, कि यार मेयर मैं हूंगा, आईएएस को हटाओ, मैं आपको लिख के देता हूं 5-10 साल में ये सिस्टम उखाड़ फेंकेंगे। पर नेता में कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि यार ये क्या है। हमारा नेता चाहता है मुख्यमंत्री बन जाए। सारा पावर इंडिया में टॉप डाउन है। पीएम चलाते हैं पीएमओ के थ्रू पूरा देश। मिनिस्टरों के पास पावर नहीं है। अगर आप आईएएस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो आपके पास ज्यादा पावर है। ठीक। छोटा अदना सा ज्वाइंट सेक्रेटरी, और अदना सा ही हुआ ना, नेता थोड़ी है वो। नाम भी नहीं जानेंगे उसको, पहचानेंगे भी नहीं अगर मिलेगा। उसकी औकात ज्यादा है किसी बड़े कद्दावर भाजपा के नेता से। तो यही हाल स्टेट्स में है। ममता भी चलाती है, 2-4 उसके आईएएस चहेते हैं वही चलाते हैं। ममता बनर्जी भी ऐसे ही चलाती है, योगी भी ऐसे ही चलाते हैं। तो चक्कर यह है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं चाहेंगे कुछ बदले, क्योंकि उन नेताओं के जो टॉप पे पहुंच गया उनके तो बल्ले बल्ले है। लेकिन बाकी नेताओं को, जितने एमपी हैं, वो कानून क्यों नहीं लिख रहे? आज के दिन एमपी डेवलपमेंट फंड चला रहा है। एमपी का काम क्या है? कानून लिखना। तो सिस्टम चरमरा रहा है, सिस्टम टूट रहा है। बदलाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नागरिक सिस्टम बदलना नहीं चाहता है। वो सिस्टम में किसी तरह जुगाड़ करके येन केन प्रकारेण आगे बढ़ना चाहता है। एक आपने बार बार पॉइंट उठाया अकाउंटेबिलिटी का। हाँ। और ये अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, मूल रूप से यही है कि जिम्मेदारी का जो ये एहसास है, ये हर क्षेत्र में बड़ा मायने रखता है, क्षेत्र के रिश्तों में मायने रखता है। तो मैं ये सीधे सीधे नहीं कहूंगा, आप तो बहुत ब्लंट कह रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे कि उनको एहसास नहीं है। लेकिन अधिकारियों का, बहुत सारे अधिकारी मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो जानते हैं वो क्या करना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर ऐसे बहुत सारे अधिकारी ऊपर नजर आते हैं जिनको ये पता कि जोड़ तोड़ कैसे करना है। जोड़ तोड़ तंत्र में इतने दक्ष हैं कि मलाई उनके पास, और बाकी बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं। अब एक जो है, मैं रिसेंटली चूंकि राजस्थान के लिए कुछ काम कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं राज्यों के लिए, नेताओं के झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन अंत में काम अधिकारी कर रहे हैं। दूतावास बहुत सारे बिजनेस करने के मौके, सरकारी नौकर कहिए, अधिकारी मत कहिए, मुझे उस नाम से चिढ़ है। अधिकार किसके हैं? मेरे मालिक हैं क्या वो? आपके मालिक हैं क्या? सरकारी नौकर हैं, कर खा रहे हैं हम लोगों का। तो इन सरकारी नौकरों की हम बात करें, ये देश में लेकिन अभी अधिकारी रहेंगे। तो खैर, अभी दिल्ली में इन राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, और ऐसे हम सबकी बात कर सकते हैं। उनके लिए बड़ा आसान है कि केंद्र के अधिकारियों से, सारे तो बने आईएएस ही हैं। आप लोग सीनियर कैडर, जूनियर कैडर, यही होगा, सेम कैडर होगा।
वहां से काम करा सकते हैं, दूतावासों से काम करा सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत से अधिकारी अंत में दिल्ली आना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं ताकि बच्चे वहां पढ़ जाएं, और रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में मैक्सिमम लोग वही हैं जो कि डेपुटेशन लेके आते हैं यहाँ पर राज्य का काम करेंगे। पर फैक्ट ये है कि वहां कुछ नहीं होता। तो हाँ, टारगेट, मैं प्राइवेट सारे सेक्टर में, देखिए, सारे जो भवन हैं, यूपी भवन, मैं वही हिमाचल भवन। सवाल में पूरा कर दूं। हाँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में था, हमारा टारगेट था, टारगेट अचीव किया। आपने इंसेंटिव की बात की थी, इंसेंटिव है, प्रमोशन है। नहीं अचीव किया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। बिल्कुल। तो क्या ये जो सरकारी नौकर हैं, जो अधिकारी कहलाते हैं, इनको अब टारगेट देने का समय आ चुका है कि आप वित्त विभाग में हैं तो राज्य की वित्तीय व्यवस्था कैसे सुधारें? अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए हैं तो आप बताएं कि साल के अंत में आप कितना इन्वेस्टमेंट लाए हैं, और उसके आधार पर उनका एनालिसिस हो। क्या लगता है कि यह समय है अब इसको चेंज कर दिया जाए? तो बिल्कुल, पूर्णतः सहमत हूँ, बिल्कुल बदलना है इनको। टारगेट्स होने चाहिए, फायरिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बाउंड प्रमोशन है ना। सबसे बड़ी हम्म। दिक्कत तो यह है कि गधा घोड़ा खच्चर सब बराबर है। जी। रथ हम चला रहे हैं, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व शक्ति बनेंगे। ठीक है भाई, अर्जुन के सारथी कृष्ण थे और घोड़े थे, वो भी बढ़िया घोड़े। हमारे रथ के आगे तो गधा घोड़ा, घोड़ा नहीं, गधे और खच्चर हैं। हम्म। रथ पे आरूढ़ हो गए हैं हमारे मंत्री लोग, लेकिन रथ चला रहे हैं आईएएस, कृष्ण नहीं। और हम्म। जो हैं रथ चला रहे हैं आईएएस, और जो जूनियर आईएएस हैं और जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, उसमें अधिकांश तो गधे और खच्चर हैं। तो हम्म। और उनको निकाला भी नहीं जा सकता। जो काम करेगा वो भी आईजी बनेगा उतने ही साल बाद, जो नहीं करेगा वो भी जो है बनेगा। जो जॉइंट सेक्रेटरी में भी यही है, कहने को बड़े टारगेट हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि सिस्टम टूटा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग नालायक हैं। अभी देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन हम्म। कर्मठ हैं, बहुत तेज दिमाग हैं, आईएएस हैं, लेकिन वो अलग किस्म के आईएएस। आईएएस में भी पहले देखिए, निर्मल बैनर्जी हुआ करते, निर्मल बैनर्जी नहीं, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, मुखर्जी, मैं माफ करिएगा, निर्मल कुमार मुखर्जी हुआ करते थे, जो 1921 में जिनकी पैदाइश हुई और 2002 में मरे। पंजाब काडर में थे, भाखरा नांगल डैम के समय वो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन में थे, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे, पंजाब के भी चीफ सेक्रेटरी थे। और ये जो है ये इनका जो है, ये 1994 में इन्होंने कहा कि bureaucratic arrangements must fall in line with multi-layered character of the polity. The central, state, and local government bureaucracies must therefore be placed squarely under the control of the elected rulers at each level. A suitable way needs to be found to close the IAS shop. सोचिए, ये कब कह रहे हैं? ये 1994 में इन्होंने कहा आईएएस बंद करने को। ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये आईएएस के हीरे हैं, मुकुट में हीरे। क्यों कह रहे हैं ये बात? ये पंजाब के वो भी थे मेरे ख्याल से गवर्नर, जहां तक मुझे याद है। तो ये जो हैं, ये जो हैं खालिस वो भी खालिस्तान मूवमेंट में गवर्नर नहीं थे शायद, लेकिन जो भी, बड़ा अच्छा करियर रहा इनका। लेकिन ये इन्होंने क्यों ये बात कही, निर्मल साहब ने बात इसलिए कही कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी जब टाइम बाउंड प्रमोशन है, हर चीज इन्हीं के हाथ में है, हर चीज जो है टॉप डाउन है। भाई, अकाउंटेबिलिटी तो तब आएगी ना जब आप लोगों को हटा सकें। तो भाई, आप मेयर को वोट आउट करिए, वो अपने आप काम करने लगेगा। अकाउंटेबिलिटी है, उसके पास रेवेन्यू पावर भी रहेगा कि भाई तुम्हारे पास पावर है। यूएस में, फ्रांस में, यूके में, डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई? सीधी बात यह है कि आप पुलिस चलाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आप जो है सीवेज चलाते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है मलमूत्र आपकी टॉयलेट से, वो देखते हैं। पानी जो आ रहा है वो देखते हैं। फायर सर्विस है वो देखते हैं। और स्कूल, ये 5 प्रमुख चीजें हैं जो आपको चलानी, अच्छी तरह चलानी। ठीक।
क्लियर है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला मेरा मानना यह है कि लीगल रिफॉर्म चाहिए, क्लैरिटी। आप तो ब्यूरोक्रेटिक उसमें फंस गए। दूसरी चीज, किसके पास पावर है। दूसरा फिर यह है कि इंसेंटिव और पेनल्टी, जैसे आपने कहा टारगेट, बिल्कुल टारगेट होने चाहिए, और फायरिंग, हायर और फायर का पावर होना चाहिए। तो बिल्कुल ही सिस्टम जिसे कहें कि उखाड़ के हमको फेंकना है, कॉलोनियल है, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, और पावर कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ज्यादा। हम्म। सिटीजन का जी। कुछ उसमें वही नहीं है, चलती ही नहीं है। अब छोटी सी चीज है, मेरे माँ बाप को पेड़ कटवाना था, चप्पल चटकाते रह गए, इसके पास जाइए, इस ऑफिस अधिकारी के पास जाइए, उसके पास जाइए। वो तो कहिए कि मित्र हैं जो कि आईएएस आईपीएस में हैं, तो चीफ सेक्रेटरी तक बात गई, तब जाके एक पेड़ जो कि बरगद था, जिसके जो है घर टूट जाता, फैल रहे थे, एक उसकी जड़ें इतनी फैल रही थी, उसको कटवाने के लिए आप मोहताज हैं। तो सिटीजन क्या है कि हमारे यहाँ नागरिक क्या है कि इफ यू आर नॉट इन द गवर्नमेंट यू आर अगेंस्ट इट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारी बढ़िया है, हम्म। क्योंकि शरद कुमार सर्राफ साहब आए थे, वो आईआईटी बॉम्बे के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं शायद, और जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं ऑयल ड्रम क्लोजर्स के। वो बता रहे थे कि चाइना में आपको परमिशन तुरंत आता है, एक पैसा घूस नहीं देनी पड़ी। और वही चाइना की बात मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो है आप अगला प्रश्न करिए। चाइना का लोकल कम्युनिस्ट पार्टी बॉस शी जिनपिंग के आगे आने के पहले, क्योंकि ये तो हम्म। एम्परर हैं, बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राट अपने को समझते हैं। जी। अगर आप अपना जिला नहीं चमकाते थे तो आप ऊपर नहीं जा पाते थे। तो आपको हम्म। इंडस्ट्रियलिस्ट से बना के रखनी पड़ती थी, आपको दुकानदार से बना के रखनी पड़ती थी, आपको हॉस्पिटल भी देना था। फिर आप अपना जिला जब चमकाते थे तब आप ऊपर आते थे। डीएम और एसपी सिस्टम में दिक्कत क्या है। आते हैं लोग, कहते हैं, मैं जब मुझे एक प्रेसिडेंट्स हाउस में सेक्रेटरी मिले थे, मलयाली, नाम भूल रहा हूँ, वो टाटा वगैरह की बायोग्राफी लिख रहे हैं, उन्होंने बोला मैंने इस नेता को पीटा। आधे लोगों से मिलिए तो बोलते हैं मैंने लाठी चार्ज ऑर्डर किया। ऐसे लगता है कि भूरा अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों का जो जिसे कहिए घटिया कॉपी। एक किताब होती है ना, इसकी बड़ी गंदी, आप फोटो कॉपी करिए, मटमैली काली कालिख लगी हुई, तो कालिख लगी हुई कॉपी वाला कोई जो है कार्टून अंग्रेज बोल रहा है, मैं जब डीएम था मैंने ये किया, मैं इस डिपार्टमेंट में था मैंने किया। अरे बाबू, अगर कोई, आप बिहार से हैं, हम्म। मोतिहारी में पोस्टिंग जाता है, दोबारा पलट के नहीं देखता है वो आईएएस आईपीएस, 6 महीने से 3 साल रहेगा, फिर पलट के वो इस जिले पे थूकेगा नहीं। ठीक, हाँ। कोई मतलब नहीं है, नो स्किन इन द गेम। ठीक, वो आंसर करता है वर्टिकली, वो सीएम को, उसको, और चीफ सेक्रेटरी और डीजी को। अगर आईपीएस है, डीजी को उसको अपने इष्ट देवता है, मना के रखना है। डीएम है तो चीफ सेक्रेटरी सीएम को मना के रखना है। उसको कोई लेना देना नहीं है, जिला गया तेल लेने, जिला गया पानी में, सब लोग मर आए, उसको लेना देना नहीं है। ठीक, वो फिर आगे जाके बसेगा दिल्ली में, या स्टेट कैपिटल में, पटना में, हम्म। या अगर वो आया है आंध्र से या कहीं, तो शायद चला जाए वापस हैदराबाद, और वो तो अब तेलंगाना हो गया, लेकिन वो स्टेट कैपिटल या नेशनल कैपिटल में रहेगा। हम्म। भाई, कम्युनिस्ट पार्टी बॉस का तो स्किन इन द सिस्टम था। अगर वो उस जिले को चमकाएगा नहीं, 5 से 10 साल में ऊपर नहीं जाएगा। तो हम्म। दिक्कत यह है कि अच्छे अफसर हैं। भाई, बिहार में क्यों नहीं अच्छे अफसर हैं। रत्न संजय है हमारा बैचमेट, बिल्कुल अच्छा काम किया, पकड़ा उसने माफिया वगैरह को। बिहार में अमित लोढ़ा भी है, उसके ऊपर पिक्चर पिक्चर भी बन रही है, उसके ऊपर आजकल नेता लोग चढ़े हुए हैं। ठीक हम्म। है, लेकिन लेकिन उसने भी अच्छा काम किया। लेकिन हर एक रत्न संजय, हर एक अमित लोढ़ा के उस पे के लिए 10 और जो हैं बिल्कुल चोर उचक्के लफंगे बैठे हुए हैं, जो कि जिला जाते हैं लूटने। अभी एक पुराने डीजी हैं बिहार के, उन्होंने मुझे बताया कि प्रोबेशनर पहुंच गया ग्रैंड ट्रंक रोड, प्रोबेशन खत्म नहीं हुआ, वसूली करने लगा अपनी जीप लेकर। इतना इनिशिएटिव था। वो भी एक दिन डीजी बनेगा वो प्रोबेशनर।
जी। तो ये जो सारा हमने खैर समस्याओं की बात की, अब अगर हम एक इतनी आसानी से जब तक ऊपर से नहीं चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। मैं काफी सारे इससे यूज सहमत भी नहीं हमें ऊपर से मिलते नहीं। हैं। जब नागरिक बदलेगा ना, हम्म। जब नागरिक कहेगा बदलो, तब नेता बदलेगा। नेता क्यों बदलेगा? और जब नेता में कॉन्फिडेंस आएगा, खासकर ग्रासरूट्स का नेता, वो आराधना बस नहीं करेगा कि हम जो हैं चारण भाट हैं, चंपू हैं, चेले हैं, भक्त हैं जिस भी हम्म। पार्टी के नेता के। जब वो मानसिकता बदलेगी, बोलेगा हम अपना जिला क्यों नहीं चला सकते बाबू। जब लोग अपनी जमीन गिरवी नहीं रखेंगे बच्चे को आईएएस बनाने के लिए यूपी बिहार में, और खुद कहेंगे हम अपना राज्य खुद चमकाएंगे, तब बदलेगा। ये टॉप डाउन अप्रोच मैं बिल्कुल सहमत नहीं। टॉप डाउन अप्रोच कैथोलिक चर्च में था, ठीक है। पोप, डॉक्ट्रिन ऑफ पेपल इनफैलिबिलिटी, क्या हुआ? प्रोटेस्टेंट्स आए, आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनका बॉटम अप था कि भाई आप बाइबल खुद पढ़िए, आप स्वयं तय कर लेंगे। टॉप डाउन अप्रोच चाइनीज एम्पायर में था, बड़ी मेहनत से आते थे मैंडरिन, नामी मैंडरिन था, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके वो भी जमीन गिरवी रखते थे। जब हम्म। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची अफीम लेकर लोहे के जी। जहाज पे, खत्म हो गई उनकी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि आधुनिक युग से बिल्कुल अपरिचित थी, रट्टू तोता थे। ये हम देख चुके हैं। टॉप डाउन अप्रोच कैथोलिक चर्च बिल्कुल ही तबाह करके गया सदर्न यूरोप को। आप देखिए आज के दिन भी कोई कैथोलिक देश जो है ठीक से डेमोक्रेसी नहीं बन पाया। स्पेन तो 1975 में बना, 1975 में। चाइनीज जो ब्यूरोक्रेसी थी फेमस, जो हजारों साल कई सौ साल चली, हजारों साल असल में चली, वही रटो चाइनीज कन्फ्यूशन क्लासिक्स पढ़ के बन गए आप। लेकिन अब आपको पॉलिसी बनानी है कि भाई आप ब्रिटिश से कैसे डील करेंगे, ओपीएम एडिक्शन से कैसे डील करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे। टाइम टाइम फेस हो गए, गुलामी हो गए। तो टॉप डाउन कभी को सिस्टम में बड़ी वीकनेस होती है। तो आखिरी चीज, एक टिप युवाओं को, फिलहाल तो ये सिस्टम है और युवा तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो कि आईपीएस रहे, उनको क्या टिप देंगे तैयारी करने के लिए? तैयारी, फेयर ऑब्जर्वर पढ़िए, ये हमारे लेख पढ़िए, जनरल स्टडीज के पेपर में बड़े काम आएंगे। और जी। ये भी ध्यान रखिए कि बाकी नौकरियों के लिए कुछ आपके पास स्किल हो। हम्म। क्योंकि देखिए, किस्मत का बहुत बड़ा खेल है। आईएएस आईपीएस, देखिए आईएएस और आईपीएस और आईपीएस और रेवेन्यू और फॉरेन सर्विस कोई फर्क नहीं है। बहुत दफे आपका जो है आईएफएस सर्विस का लड़का जो कि आईएएस में नहीं आया है, बड़ा तेज होता है। अभी एक लड़का हार्वर्ड में है, आईएफएस का ही यंगस्टर है, बहुत सिंसियर है। तो आईएफएस में है, आईएएस का बाप है अधिकांश आईएएस का। आईएएस में भी हाँ। तेज लोग हैं, लेकिन रैंडम है क्योंकि उस दिन एग्जाम का है। ठीक, तो आप बाकी स्किल्स भी करिए। फिर ये भी ध्यान रखिए कि पूछिए अपने दिल पे हाथ रख के कि ये नौकरी आपके लिए है कि नहीं। क्योंकि अगर आप बड़े डायनामिक हैं, मैं बताऊं, मेरे लिए फौज उपयुक्त रहती। मैं आईपीएस के बिल्कुल लायक नहीं था। मैं आईपीएस में, मैं बैचमेट से पूछे, मैं तो बस खेलता रहता था। 8 के 8 में गोल्ड मेडल जीता, स्विमिंग में। मुझे शौक आउटडोर्स का था, माउंटेनियरिंग का। किसी ने अगर बोला होता ये लड़का पढ़ेगा तो लोग हंसते। वो तो हम्म। धीरे धीरे मैं सोचने लगा नागालैंड जाके कि ये अंग्रेजों का ही सिस्टम है। मैं कॉलेज का मैं पीनल कोड लगा रहा हूँ, सारे जो है लेख और किताबें जो है पुराने गोरों के हैं, उसके बाद जो है हमारे लोगों ने कुछ खास किए ही नहीं है। तो मैं सोचा कि भाई सिस्टम क्यों ऐसा है। तो उस जिज्ञासा ने मुझे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए प्रेरित किया। मैं फिर ऑक्सफोर्ड गया, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ा कि सिस्टम में नाचना मुझे नहीं सीखना है। मुझे सीखना है कि मैकॉले ने ये कैसे लिखा, अपना मिनट ऑफ एजुकेशन, पीनल कोड। मुझे पीनल कोड लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, नया पीनल कोड लिखने में बड़ी दिलचस्पी है। तो मेरे लिए तो आईपीएस एक तरह से रौरव नर्क था, क्योंकि हम्म। लोग आईपीएस में आईपीएस बनना ही नहीं चाहते थे, आउटडोर्स ही नहीं थे, पुलअप्स नहीं होते थे, पुशअप्स नहीं होते थे, रो देते थे 50 मीटर तैरने में। मैं सोच रहा था कि बहुत से उसमें से अच्छे लोग थे, मैं क्या बना रखा है हमने।
तो आप ये सोचिए कि आप उसमें खुश रहेंगे कि नहीं, क्योंकि आजकल एक और दिक्कत है। आज के दिन अगर आप आईएएस आईपीएस बन गए या सर्विसेज में गए, बन भी गए, तो हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, तो फिर आप कॉर्पोरेट में जाएंगे। दूसरी जी। चीज यह है कि अगर आपका नहीं हुआ तो आप नौकरी कैसे पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि तैयारी करें, ठीक से पढ़ें, मॉक पेपर खूब करें, वो सब करें। तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझसे ज्यादा बता देंगे, ठीक है। फेयर ऑब्जर्वर जरूर पढ़ें, बड़ा लाभ होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप जो हैं कुछ और स्किल भी जो हैं, जो भी हो, कि आपको टेक्नोलॉजी आए या आपको जो है फाइनेंस आए या आपको लिखना ही आए कि आप प्रेस में चले जाएं। अब देखिए विकास दिव्य कीर्ति जो हैं चला रहे हैं ना दृष्टि कोचिंग, बिल्कुल। और खूब चल रही है। तो अब उन्होंने, शायद उनका हुआ भी था सिविल सर्विसेज में, आईएएस नहीं बने, लेकिन आईएएस के बाप हैं वो। हर चीज ठीक से रिसर्च करते हैं, लेक्चर उनके लाखों लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप ये सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आप बड़े, अगर आईएएस से बड़ी सेलिब्रिटी बने हुए हैं हम लोग। बिल्कुल अगर आप बड़ा दिमाग है, ऐसा नहीं है कि आपका हो जाएगा, तो आप विकास दिव्य कीर्ति बन सकते हैं, ठीक। तो कई रास्ते खुले रखिए। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। नॉर्मली ये सलाह कई बार मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा कंफ्यूज करते हैं, एक ही रास्ता चुनो उसी पर चलो। वाकई अच्छी बात है कि एक रास्ता हो, डेडिकेशन हो, लेकिन हमें व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। और हाँ अतुल जी ने देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हमें बिल्कुल ऑप्शन हमारे पास। बिल्कुल देखिए, आईएएस एक ही रास्ता वाला तर्क आईएएस पे नहीं लगता है, आईपीएस पे या सिविल सर्विसेज पे। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजों के नौकर के खाने के लिए जा रहे हैं, दिल से थोड़ी कोई जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। देखिए एक ही रास्ता चुनो तब लागू होता है जब अर्जुन की तरह आप किसी चिड़िया की आंख पे तीर मार रहे हो। अब मेरा जो है जुनून की तरह मैं फेयर ऑब्जर्वर करता हूं, पैसा भी एक दफे खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सब देख लिया। जो है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से कोर्ट केस भी कर चुके हैं, यूएस में बैठ के, बुरे आदमी होने के बावजूद, इमिग्रेंट होने के बावजूद। तो जुनून की तरह किया है। एक छत्र जो है एक एकाग्रित होकर जो है पूरा जद्दोजहद लगा के खून पसीना बहा के किया है। लेकिन क्या ये मेरे दिमाग की उपज थी कि हम कई परिपेक्ष दुनिया भर से छापेंगे, कि हम दुनिया की कहानी अंग्रेजों की जबानी क्यों है, दुनिया की जबानी होनी चाहिए। तो उसमें एक, जैसे कहिए कि ये होता है कि एक लक्ष्य मारिए, लेकिन आप एक गोरे आदमी के बनाए हुए सिस्टम पे सिर्फ आप ओहदे के लिए जा रहे हैं। उसमें आप, ऐसा नहीं है कि आप रविंद्रनाथ ठाकुर बनने निकले हैं, ठीक है, या आप जो हैं एक बहुत बड़े जो है इंजीनियर बनने लिख रहे हैं, बनने निकले हैं अब्दुल कलाम की तरह, कि आप मिसाइल बनाएंगे देश के लिए। आप जी। जा रहे हैं सत्ता के लिए, ठीक है, एक एक टाइटल के लिए, आईएएस के लिए। तो उसमें फिर अपने से सत्य बोलें कि भाई ठीक है आप बहुत ब्राइट हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम लॉटरी ही होती है, तो आप जो है थोड़े बहुत और विकल्प रखिए। तो व्यवहारिक बिल्कुल होइए। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे यहाँ बहुत भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो सीधी सटीक सोच से बात नहीं करते, नारेबाजी में, जुमलेबाजी में रह जाते हैं। इसमें रहते हैं। तो बहुत धन्यवाद अतुल जी, आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें रही, बहुत सारे इंसाइट्स थे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। और सभी जो ऑडियंस इसको देख रहे हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेयर ऑब्जर्वर जरूर पढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।